लाइफ में कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। पहले तो मैनेजर्स तमीज़ से बात नहीं करते थे, बदतमीज़ी करते थे, मुझसे बदतमीज़ी से बात की जाती थी। मेरे मुझे बॉडी शेप किया जाता था मेरा वेट ज़्यादा होने की वजह से। मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता था। ये बोला जाता था कि मेरा कैरेक्टर सही नहीं है। लड़कियों के सामने बेइज्जती की जाती थी, मेरे टीममेट्स के सामने बेइज्जती की जाती थी। मैं ओवर टाइम करता था, मेरा ओवर टाइम अप्रूव नहीं किया जाता था। मैं ऑफिस जाता था, मेरी अटेंडेंस टाइम पे मार्क नहीं होती थी, जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियल बर्डन में आ गया। मेरी ज़्यादा सैलरी नहीं है, मेरी 40-45 हज़ार रुपये की सैलरी थी, जिसमें मैं जैसे तैसे ये एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा था। गाड़ी की ईएमआई मेरी 15-15.5 हज़ार रुपये जाती है, रूम का रेंट जाता है 10 हज़ार रुपये। जैसे तैसे मैं मैनेज कर रहा था। उसके बाद उसके बाद ज़्यादा पैसे नहीं बचते। क्रेडिट कार्ड पे मैं खर्चा चला रहा था। कभी घर से मांग के, कभी दोस्त से मांग के, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से मांग के मैं चला रहा था कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा। और मैं भाग आया यहाँ से, मैं छोड़ के भागा यार। मुझे रात को सुसाइडल थॉट्स आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। मैं रात को सोता था, मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं दिन में उठूँगा कि नहीं। मैं ऑफिस जाता था, मेरी टाइम पे अटेंडेंस नहीं लगाई जाती थी, जिसकी वजह से मुझे सैलरी नहीं आती थी टाइम पे। मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40-45 हज़ार रुपये सैलरी है। इनको कैसे रोका मैं जाए? ओवर तो दो कंपनियां मर्ज हुई, सीवा सेंडोज मर्ज हो गई। ऐसे कई एसके बी करके होती, स्मिथ एंड बीचम, ग्लेक्सो, ब्रिडिलशायर, ये तमाम कंपनी एक साथ मिलकर के मर्ज हुई है। और उनसे मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर इंडियन कंपनियां मर्ज हुई है। निकोलस पिरामल को एबर्ट ने उस वक्त, निकोलस ने कई कंपनियों को उस वक्त खरीदा था, साराभाई को लिया था, ऐसी और कंपनियों को उन्होंने इकट्ठा किया था। तो इंडियन कंपनी ने मर्ज, एक बड़ा युग था मर्जर्स, मेगा मर्जर्स का। फिर ब्रांड बेचे गए, बड़े बड़े ब्रांड बना के, डुफार बना के सॉल्वे ने दूसरा कंपनी को बेच दिया। तो ये तमाम चीजें इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से हुई है। और इस तेजी के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रोफेशन है, जिसका काम है कि सेल्स का प्रमोशन करना, ब्रांड का प्रमोशन करना, हमारी कंपनी की ब्रांड को बेचना, उसको प्रमोट करना और उसके बारे में सेल को इकट्ठा करना। इसके लिए देश के अंदर कानून बने और आज उन्हीं कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही। हमारे यहाँ पे दवाइयों को बनाने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना 52 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ही आप दवाइयों को बना सकते हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं। तो दवाइयों को बनाया, उत्पादन किया, तो सवाल यह आया कि इनको बेचना अगर है तो आपको इनका विज्ञापन भी करना पड़ेगा। तो लोग, बाकी जो आमतौर पर बाकी प्रोडक्ट के विज्ञापन होते हैं, वैसे दवाइयों का विज्ञापन चालू कर दिया। तो सरकार को लगा कि ये तो बड़ी गलत बात है। तो 1954 में एक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक कानून बना, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। इसमें यह बताया गया कि अगर दवाइयों का विज्ञापन करना है तो वो कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है। वो एक लिटरेचर के माध्यम से होगा, लेबल के माध्यम से होगा, वो आपके लीफलेट के माध्यम से होगा। और ये जो दवाइयों का विज्ञापन है वो कौन कर सकता है, वो करने के लिए उन्होंने कहा कि मेडिकल डिटेलर, जो कि क्वालिफाइड व्यक्ति हो, वही दवाइयों का विज्ञापन करेगा। जो मेडिकल डिटेलर जिसकी ट्रेनिंग हुई हो। वो मेडिकल डिटेलर कौन थे? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और उन्हीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 1976 में ये जो कानून बना हमारे यहाँ पे, सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट, कि वही लोग उसके तहत नियुक्त होकर के कर सकते हैं। ये तमाम जो चीज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेल्फ प्रमोशन के लिए, वो कानूनी दायरे के अंदर होती है, उसमें सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। और सेल्फ प्रमोशन का काम इस प्रकार से शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि आप विज्ञापन अगर आपको करना हो तो आपको, आपके पास में साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। विदाउट साइंटिफिक एविडेंस यू कैन नॉट प्रमोट एनी प्रोडक्ट। उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन हो आपके लिटरेचर के अंदर कि कहां उसको नहीं देना चाहिए, साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी हो, डोजेस के बारे में जानकारी हो, तमाम जानकारियां उस लिटरेचर में हो जिससे आप प्रमोट कर रहे हो, और हमको उस चीज को प्रमोट करना था। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो प्रोफेशन था, जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत एक साइंटिफिक व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आदमी जो इक्विप्ड हो, जानकारी जिसके पास में हो, वो क्वालिफाइड हो, वो क्वालिफाइड व्यक्ति जिस ट्रेंड हो, जिसको ट्रेनिंग भी दी गई हो, वो जाकर के एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को
हर किसी को नहीं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जिनके पास में प्रैक्टिस करने का, डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने का मान्यता हो सरकार की तरफ से, उनको हमको ये इसके बारे में जानकारी देना है, और किसी को नहीं देना है। जो अनक्वालिफाइड है उसको नहीं देना है, कोई कंपाउंडर है या बाकी है तो उनको बारे में नहीं। ये जानकारी हमको खाली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दे सकते थे, और वो लिटरेचर और उसके माध्यम से हम देते थे, जो जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं थी, जो हम जाकर के हमको देते थे। इस वजह से डॉक्टर्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का बहुत सम्मान करते थे। उनको लगा कि ये लिटरेचर लेकर के आएंगे, ये कोई नई दवाई लाएंगे और ये हमको जानकारी देंगे, और उस जानकारी को हम लोगों के अंदर बांटेंगे। तो एक अलग प्रकार का सम्मान एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का था। ये तब तक भी मैंने देखा, मैं जब 1990 में व्हेन आई जॉइन दिस प्रोफेशन, दैट टाइम आल्सो डॉक्टर यूज्ड टू स्टैंड अप, मेनी ऑफ द डॉक्टर्स दे यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उनके मूल्यों का हनन हुआ, इथिक्स का हनन हुआ, और इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े पैमाने पर रैम्पेंट अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस चालू हुई दोनों तरफ से। ये कंपनियों ने किया इसको, जब कटथ्रोट कंपटीशन हुआ, मल्टीनेशनल इंडियन, ऑल द कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट को लिखवाना है डॉक्टर से, कोई भी मींस का उपयोग आप करें उसके लिए, और किसी भी प्रकार से केमिस्ट के यहां से वो दवाई को बिकवाना है। डॉक्टर कुछ भी लिखे हो लेकिन केमिस्ट हमारा दवाई बेचे, इसलिए उन्होंने डिस्काउंट दिया उसके ऊपर, उसको रेट कटिंग चालू हुआ, और बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स को भी एल्यूरमेंट चालू हुआ। ये जो चीजें चालू हुई है, वहां से जहां एक एथिकल प्रमोशन था, जहां हम नॉलेज डॉक्टर्स को देते थे, डॉक्टर भी सुनते थे, हमको भी नॉलेज लेना पड़ता था। आजकल तो हमारे पास ही नॉलेज नहीं आता, तो हम क्या बात करेंगे जाके। तो शैलो भैया, आज का अगर आप किसी को ये बताओगे कि डॉक्टर खड़े हो जाते थे, डॉक्टर आपको इतना रिस्पेक्ट करते थे, तो ये तो मुझे आप मतलब आजकल के जो रेप्स जो जनरेशन निकल के आ रही है, जो फैक्ट्री लगी हुई है, उनको तो लगेगा कि ये तो यार ख्याली बातें हैं, ये दो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि आज तो इवन तो डॉक्टर आपके पास में अगर आप जा रहे हैं तो आपको मिलने से भी मना कर देते कि यार टाइम नहीं है, एक काम करो बाद में आना, यार देयर आर पेशेंट्स आर वेटिंग। तो जो टाइम आपने और शायद जो सीनियर्स ने जो देखा है, वो आज के लोगों को लगता है कि यार ऐसा कभी होता भी था। यस पंकज भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं तो और थोड़ा सा बाद में आया, मेरे पहले काफी सारे साथी थे डॉक्टर, एक यूसुफ राजा थे रेप्टाकॉस ब्रेड में, उनके पास इतना नॉलेज था, वो जब बात करते थे, धारा प्रवाह बोलते थे, तो डॉक्टर सुनते थे, और कई बार हमने सुना है कि वो उनसे उनसे मिलने के लिए वहां तक आ जाते थे कि मैं आ जाता हूँ अगर आप के पास वो है तो ये भी एक परिस्थिति थी, लेकिन उतना ही सम्मान था। और जिस प्रकार के डिटोरेशन आया है, उसके लिए इंडस्ट्री भी जिम्मेदार है और बाकी लोग भी जिम्मेदार है। और एक टोटल जो सोसाइटी के अंदर जो बदलाव आए हैं, मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई है सभी प्रकार से, नॉट ओनली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यू इफ यू गो टू बैंकिंग सेक्टर, एनी अदर सेक्टर, एवरीवेयर यू फाइंड ये डिटोरेशन आया है मेटेरियलिस्टिक होने के वजह से सोसाइटी के अंदर। इन जो जो हमारे मूल्य थे, जो एथिक्स थे, उसके अंदर ये डिटोरेशन आया है। लेकिन हाँ, आज जो नौजवान साथी है वो देखते हैं तो वो बात को लेकर आश्चर्य करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन होता था, ये हमने देखा है। तो वो एक टाइम था, बाद में वो टाइम बदलते गया धीरे धीरे करके। और उस वक्त कंपनियां भी कम थी, इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां कम थी। आज कंपनियों की बाढ़ आई हुई है जबरदस्त तरीके से, इंडियन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, लोकल कंपनी, आप देखेंगे इतनी सारी कंपनियां हो गई है। तो डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम है ना, किस किस मेडिकल रैप्स मिले, एंड द कंपनी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल रैप्स लाइक एनीथिंग। आज खंडवा के अंदर उस वक्त कितना 20-30 हेडक्वार्टर हुआ करता था, आज 300 हेडक्वार्टर है वहां पर। भोपाल के अंदर मोर देन 1000 मेडिकल रैप्स आर देयर। तो डॉक्टर्स हैव देयर प्रॉब्लम आल्सो, उनके अंदर भी कंपटीशन जबरदस्त तरीके का वहां पे भी है, प्रोफेशन के अंदर भी है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो इसलिए वो है। और दूसरा क्या है कि आजकल मेडिकल रैप्स आ रहे हैं तो उनको कुछ बहुत जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, नॉलेज भी नहीं मिल पा रहा है। फिर अदर मीन्स आर अवेलेबल, इंटरनेट इज देयर, अदर थिंग्स आर, टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो डेवलप्ड एट दैट टाइम। तो वो भी देयर आर सो मेनी वेरियस फैक्टर्स जिसके कारण ये डिटरेशन आया है। लेकिन आज जो स्थिति पैदा हुई है उसमें
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन को मार्केटिंग ओरिएंटेड प्रोफेशन से सेल्स ओरिएंटेड प्रोफेशन बना दिया, टोटलिटी में ले जाकर। और एक जो बड़ा बदलाव आया वो ये कह रहे हैं कि आपको यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट। नाउ हमारा सर्विस वर्किंग कंडीशंस को दे हैव क्लब विद द टारगेट, सेल्स एंड द टारगेट। मतलब एक इतनी मैं आपको बता रहा हूं बात, इस इंडस्ट्री के अंदर, एक साइंटिफिक इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से अनसाइंटिफिक सेल्स होती है। आप देखिए, एक टेरिटरी की 25 तारीख तक बमुश्किल 10,000 रुपए की सेल होती है, लेकिन सेल्स क्लोजिंग के टाइम में जो प्रेशर आते हैं, जो और चीजें आती है, उसकी वजह से 25 तारीख से 30 तारीख के 5 दिन के अंदर उस टेरिटरी की सेल हो जाती है 10 लाख रुपया। तो क्या 5 दिन के अंदर इतने मरीज आ गए वहां पे, डॉक्टर्स ने इतनी दवाइयां लिख दी कि बिक जाएंगी? ये तो संभव नहीं है। तो बहुत अनसाइंटिफिक तरीके से पूरा कैलकुलेशन होता है सेल्स का सब जगह पर। और कई कंपनियां हैं जहां पर ये 10 लाख की जो सेल है वो 5 तारीख, अगले महीने की 5 तारीख में 3 या 4 लाख 5 लाख का जो गुड्स है वो रिटर्न आ जाता है उनके पास। लेकिन चल रहा है ये इंडस्ट्री के अंदर, और इसको चलाने वाले इस इंडस्ट्री के जो बहुत हाईली पेड सीईओज हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो है जो इंडस्ट्री के अंदर आके अपने जो एम्प्लॉयर है उनको एल्योरमेंट देते हैं कि नहीं साहब, आई विल मेक दिस कंपनी 1000 करोड़ कंपनी, 4000 कंपनी, यू गिव मी दिस पैकेज। तो बड़े हाई पैकेजेस पे आते हैं, और वो आने के बाद में तमाम जो इतने दिन से स्टेब्लिश किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट है, उसको पूरा डिस्टेबलाइज करते हैं इसी अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस के माध्यम से। और इतना रैम्पेंट अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस है कि हमको एज एन एसोसिएशन, फेडरेशन को, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक हमने पीआईएल दायर की थी सरकार के लिए। हमने उनको कहा था कि आपने एक कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जिसका नाम यूसीपीएमपी है। यूसीपीएमपी, हाँ। वो यूसीपीएमपी आपने उसको वॉलेंटरी कर दिया। व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग इट मैंडेटरी? तो वो पीआईएल के बाद में कुछ सुनवाई शुरू हुई है, और अभी गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी किया है वो प्रेशर में आकर के, और हम लोगों ने भी काफी इसको लेकर के एजिटेशंस किए हैं। सो नाउ इट इज नाउ मैंडेटरी। अब उसके अंदर से भी फ्लॉज निकाले जा रहे हैं। पिछले महीने का अमेंडमेंट हुआ है कि आप 1000 रुपीज तक का गिफ्ट डॉक्टर को दे सकते हैं, और भी कुछ धीरे धीरे करके कुछ चीजें उन्होंने उसको लूजन करने का प्रयास किया है, बट स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं जा रहा है। इसमें भी बताया कि कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी के अंदर जो कंपनी के अंदर एक कमेटी बनेगी यूसीपीएमपी को देखने के लिए, और उस कमेटी से ये पास होकर के आएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के अंदर एक कमेटी बनेगी जो देखेगी कि यूसीपीएमपी इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर वहां पर नहीं हो रहा होगा तो उसको उनको जो है नोटिस दिया जाएगा और जांच होगी, और तमाम लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसमें पनिशमेंट का भी कोई प्रावधान नहीं है ज्यादा। थोड़ा सा फर्क पड़ा है कंपनियों को, लेकिन इसके अंदर से भी वो चीजें निकाल लिया जा रहा है कि किस प्रकार से हम वो प्रैक्टिस को फिर से बखूबी चालू करके रख सके हमारे अंदर। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के सम्मान में कमी आई है, उनकी आवश्यकता में कमी आई है। वो खाली हम लोग एक पोस्टमैन टाइप के हो गए कि जाके डॉक्टर को रिमाइंड करके प्रोडक्ट और आ जाए। और बढ़ती भीड़ की वजह से कंपनी आजकल हमको ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड करती ताकि हम भी कुछ बता पाए वहां जाके। अब प्रोडक्ट भी इस प्रकार के, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बहुत सारे आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं, और सेल्स को लिंक किया जा रहा है हमारे सैलरी के साथ में, सेल्स को लिंक किया जा रहा है सर्विस वर्क की कंडीशन के नाम पे, जो कि पूर्णतः गलत है। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सेल्स प्रमोशन जो है वो इंडस्ट्री है, उसके अंदर सेक्शन 2I 2J, उसके तहत आप अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर, अगर एक जगह पर अगर वो इंडस्ट्री के अंदर उसका जो टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो टारगेट के लिए जिम्मेदार एक आदमी नहीं होगा, वो तमाम लोग जो इस काम में लगे हैं, जो सेल्स प्रमोशन के काम में लगे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन करने वाले प्रोडक्ट मैनेजर्स हो, चाहे वो स्ट्रेटजी डिजाइन करने वाले मार्केटिंग मैनेजर्स हो, चाहे वो सप्लाई चेन वाले हो, चाहे और लोग हो जो जिन्होंने प्राइस डिजाइन किया है। और हम तो आखिरी जगह पे आते हैं, सेल्स प्रमोशन के आखिरी पायदान पर हम बैठे हैं, तो हमको ही जिम्मेदार ठहरा करके और हमारे साथ में प्रेशर, रात दिन प्रेशर बनाना और उसको लेकर के परेशान करना, टारगेट को लेकर के, ये तमाम चीजें जो हो रही है उसी वजह से ये जो घटनाएं जो आपने बताया उस प्रकार की घटनाएं हो रही है। इसमें एक और बड़ा मामला है सेल्स प्रेशर के अंतर्गत कि जो टारगेट डिसाइड होता है
वो कंपनी डिजाइन करती है, यूनिलैटरली डिजाइन टारगेट है वो। दूसरा, टोटल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, अभी मैंने देखा था सितंबर में 7.7% की ग्रोथ है। कंपनियों के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेते हैं अपना टारगेट 10%, 15%, 20%, और उसके बाद में इंथुसियाज्म में आकर के 30%, 40% का ग्रोथ पे टारगेट उसको दे दिया जाता है एक नौजवान को, जो अपना करियर बनाने के लिए आया है। अनरियलिस्टिक टारगेट है वो, और उसको पूरा करने के लिए उसको रात दिन दबाव डालते हैं। और इस दबाव में बढ़ोतरी होने का कारण पंकज भाई ये है कि अभी की पोजीशन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ है। डिजिटलाइजेशन तो सब जगह हुआ है, खासतौर से कोविड के बाद में, लेकिन हमारे यहाँ पे जो डिजिटलाइजेशन हुआ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, खासतौर से सेल्फ प्रमोशन में, वो हमारी परेशानियां बढ़ाने के लिए हुआ है। वो हमारी परेशानियों को बढ़ा रहा है। बाकी जगह पर काम को ईज आउट करने के लिए हुआ है। आज अगर रिजर्वेशन काउंटर पर कंप्यूटर रख दिया गया है तो वो उनका काम जल्दी होता है, आसानी से होता है। बाकी जगह पर आज आज वो जो ठक ठक वाले टाइपराइटर है उनकी जगह ये वाले टाइपराइटर्स आ गए, ऑटो स्पेलिंग करेक्ट हो रहा है, वो हो रहा है, तो दैट इज मेकिंग देयर वर्क इजी, क्लरिकल वर्क इजी। वो जो बैठे हैं अकाउंटेंट, उनका काम सरल कर रहे हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डिजिटलाइजेशन जो है वो हमारे काम को बहुत कठिन कर रहा है, जबरदस्त तरीके से। कारण ये है कि ये हमको मदद करने के लिए नहीं होता है, ये होता है हमारे काम को कंट्रोल करने के लिए, हमको 24 घंटे हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए। सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, ऐसे डिवाइसेस आ गए कि आईपैड दे दिया या बाकी चीजें दिया अगर उनके पास है तो। हालांकि आज 10% कंपनियां ही डिवाइस दे रही हैं, बाकी सारी कंपनियां बोल रही है कि आप अपने मोबाइल में ही सब कुछ कीजिए। आज 9 बजे से उसको एक मीटिंग अटेंड करना पड़ता है घर में बैठ करके। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सैलरी बहुत कम होता है, इतना बड़ा घर भी नहीं होता है, वो घर में कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और वहां पर उनके मैनेजर उनको डांट रहे हैं, उनके घर में परिवार के लोग भी दे रहे हैं। इस टाइप से ह्यूमिलेशंस हो रहे हैं हमारे, कि वो देख रहे हैं, वो लोग घर में लोग भी हमारे घर के पीछे से निकल रहे हैं, वाइफ बच्चे, और वो उनको भी हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे प्राइवेसी का, इट इज एन इंक्रोचमेंट इन द प्राइवेसी एंड ओपन वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी एक्ट। गाली हमारा वाली भी ट्रैकिंग हो बकते रहा हैं है कुछ मैनेजर्स शैलू भैया, जी। ये जो क्लोजिंग के टाइम पे जो टारगेट नहीं हो पाता है तो उसमें ओपनली, मतलब मैंने सुना है कि बहुत लोग इवन दे यूज द अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, दे अब्यूज द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द परफॉर्मेंस। राइट, दैट इज अ डिटोरिएशन। और दूसरा, उन लोग को यही सिखाया गया है एक्चुअल में, इंडस्ट्री किस तरफ जा रहा है। क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आप जब ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, वो आ रहे हैं शॉर्टकट करके अपना समय निकाल रहे हैं। वही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कुछ नहीं सीखा है वो मैनेजर बन जाता है, बनता तो वहीं से है। बनने के बाद में उनको किसी प्रकार से सेल्स करना है, टारगेट करना है, तो उसका जो ऊपर वाला है वो उससे इस भाषा में बात करता है, अभद्र भाषा में, तो वो नीचे परकोलेट कर देते हैं, वो नीचे भी उस भाषा में ही बात होती है। अभी आज भी आप देखिए, जिन कंपनीज में अच्छा कल्चर है, जिन कंपनीज में आज ह्यूमन वैल्यूज है, जिनका एचआरडी डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम करता है, मैं उनको एल्योर करने के लिए उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी कंपनियां भी है जहां पर मेडिकल रैप के साथ में बर्ताव अच्छा होता है, उनका एचआरडी डिपार्टमेंट एक्टिव है। लेकिन ज्यादातर कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि बहुत अभद्र भाषा में और उनके साथ में बदतमीजी होती है, और उनको बहुत दबाव डाला जाता है, और उसी दबाव में टूट जाते हैं। और उसी टूटन में आप देखते हैं कि लोग, नौजवान लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। ये तो सुसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में भी बात करना चाहिए जो रात दिन काम कर रहे हैं बाइक में और बाकी जगह पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ट्रैवलिंग के दौरान जो उनको स्ट्रेस मिलता है, उसके कारण दुर्घटनाओं में जो हो रही है, डेथ जो हो रही है मेडिकल रैप्स की, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है एक्सीडेंट्स में। एक सर्वे में हमने देखा था कि एक्सीडेंट्स में और बाकी जगह पे हम लोग वी आर डिमांडिंग कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड द हैजार्डियस जॉब। इतना हैजार्ड्स है जॉब के अंदर है, इतना खतरनाक होता है जरा हमारा नौकरी, कि हमने ये कहा था कि इतनी दुर्घटनाएं तो फैक्ट्रियों के अंदर नहीं होती है, और जहां पर कि केमिकल्स बनते हैं या जहां पर और भी तमाम ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पर खतरनाक विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, वहां पर इस इतने संख्या में लोगों की मृत्यु नहीं होती है। इवन आर्मी में जो डेथ होती है उसकी जो संख्या है, उससे भी ज्यादा संख्या है सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज की डेथ की। तो ये एक बड़ा बड़ा गंभीर विषय है जिसको लेकर के सरकार को भी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हुक्मरानों को भी आज सोचने की आवश्यकता है। और अगर वो सोचते हैं तो इंडस्ट्री को शायद कुछ दे पाएंगे।
क्योंकि अभी तो ये तो मैंने बताया आपको जो चीजों के अलावा और बहुत सारे थ्रेट्स है इंडस्ट्री के सामने। एक जेनरिक मेडिसिन का एक मामला है, इसके स्पूरियस ड्रग्स के मामले हैं, दवाइयों की कालाबाजारी के मामले, ऐसे तमाम और भी ऐसे मामले हैं जिससे इंडस्ट्री को फाइट करना है। और वो फाइट करने के लिए इनको जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने वाले, इवन द मैनेजर्स आल्सो, द एरिया मैनेजर्स एंड अदर, वो लोग ही मदद करेंगे। तो उनको अगर ये कंफर्ट नहीं दिया उन्होंने, उनके साथ अगर बर्ताव अच्छा नहीं किया, तो ये ब्रांडेड मेडिसिन टिक नहीं पाएगी आने वाले समय में। और पता नहीं क्या होगा प्रोफेशन का। आई एम अफ्रेड ऑफ दैट। करेक्ट। चलो भैया, मैं बेसिकली ये जो वीडियो है इसके माध्यम से बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल के जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप कमिटेड सुसाइड कमिट करते हो, दैट्स नॉट द ओनली वे। वो एकमात्र तरीका नहीं है कि आप छुटकारा करके, प्रेशर तो लीगल, इलीगल, इथिकल, अनइथिकल सब तरीके के प्रेशर आपके पास आएंगे, बट इस प्रेशर को देख करके जिंदगी से हाथ धो बैठना, इस प्रेशर को देख करके आप बिल्कुल ये डिसाइड कर लेना कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खाली एक मेडिकल रेप नहीं होता, उसके साथ में पीछे पूरा परिवार होता है, उसकी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, मदर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं पूरे, और पूरा का पूरा समाज होता है उसके साथ में। लेकिन ये एक छोटा सा डिसीजन कि मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के चलिए, नाम ही ले देता हूँ। पिछले 3 बार से मैं देख रहा था कि मैनकाइंड कंपनी के 3 लोगों ने मीटिंग से आने के बाद में किसी ने कमिट सुसाइड कर लिया, किसी ने फांसी लगा ली, कोई ऊपर से कूद गया। तो इस तरीके के ये जो एनवायरनमेंट है, इस तरीके की ये जो कंपनियां, ये जो थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, लेकिन ये तो अपनी तरह से करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो बिजनेस हाउसेज है, दे नीड टू अचीव देयर नंबर्स। अब उनको इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनना है। अभी आप देखिए कि देखते देखते आपने देखा मैनकाइंड द वे दे दिस पीपल आर ग्रोइंग। तो हमको उसकी ग्रोथ को लेकर के कुछ नहीं है, इंडियन कंपनी है, ग्रो करे, बहुत फ्लरिश करे, अच्छा है, बाहर भी जाकर के काम करे, लेकिन किस किस हद तक, मतलब मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि व्हाई दे आर क्रिएटिंग सच एन एनवायरनमेंट, कि लोगों को ये सोचना पड़े कि वो सुसाइड कमिट करते हैं। और दूसरी चीज, बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारी जो जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो मेडिकल रेप में यंगस्टर्स में आ रही हैं। 32 साल, 33 साल, 35 साल का लड़का, मतलब आप सोचिए कि उसको हार्ट अटैक आ गया और वो कोलेप्स हो गया रास्ते में। बाइक चलाते चलाते कई सारे लोगों के एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। तो इन सब लोगों का क्या, और कब तक ये होता रहेगा? तो मैं चाहूंगा शैलू भैया, आप, क्योंकि आपने पूरा एक 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 जमाना देखा है, यू हैव सीन द डिकेड्स और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। तो जस्ट वुड लाइक टू कम्युनिकेट समथिंग, आप जो कुछ बोलना चाहते हैं इन लोगों के लिए, जो इस तरीके के जो यंगस्टर्स हैं, शॉर्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नए नए बच्चे हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, जॉब लग जाता है, बड़े खुश होते हैं, थोड़ा सा थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में आते हैं, प्रेशर में आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधी जो स्टेप्स है वो ले लेते हैं। राइट पंकज, इसमें 2 चीजें हैं। एक, आज के टाइम में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बन रहे हैं उनके लिए मेरी सलाह ये है कि वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बने पहले। उनको भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर सेल्स प्रमोशन के काम कैसे किए जाते हैं, प्रोडक्ट के नॉलेज वगैरह के बारे में थोड़े अपने तरफ से भी कोशिश करना चाहिए। आप और हम दोनों हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना पड़ता है। वो भाषा का अगर आपको ज्ञान होना और थोड़ा इंप्रूव करना, प्लस प्रोडक्ट का नॉलेज होना, उसके लिए प्रैक्टिस करना। आजकल लोग पढ़ना बंद कर दिए बिल्कुल व्हाट्सएप की वजह से, क्योंकि समय मिलता है तो हम लोग खोल लेते हैं इसको। आप थोड़ा समय निकाल करके, आप जिस प्रोफेशन में, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिशियन है, और अगर बिजली के तार जोड़ना ठीक से प्लस माइनस नहीं आएगा तो वो तो फ्यूज उड़ा देगा। वैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो आपको उसका काम तो आना चाहिए, एक मिनिमम नॉलेज प्रोडक्ट का, उसका डिटेलिंग करना, प्लस उसके बारे में, उसके कंटेंट क्या है, उसके जो मेडिसिन को जो प्रमोट कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट क्या है, डोजेस क्या है, हाफ लाइफ क्या है, उसकी प्राइस कितना है, कॉम्पिटिटर्स का प्राइस कितना है, क्या उसके ऊपर वो चल रहे हैं, ये तमाम चीजें भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ के जब आप जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत जबरदस्त है। दूसरा, आपको ये देखना है कि सेल्स के अंदर आपका काम है सेल्स प्रमोशन करना। सेल जो है, इट इज द आउटकम ऑफ सेल प्रमोशन। उसमें काफी लोग लगे हुए हैं, तो अपने आप को कसूरवार या जिम्मेदार ठहरा करके इस प्रकार के कदम ना उठाए। तीसरा मामला ये है कि अगर कुछ समस्या है या बातचीत है तो उसको रखा जाए सामने, आपके घर के लोगों के सामने, आपके सोसाइटी के लोगों के सामने, आपके एसोसिएशन के सामने उस बातचीत को रखा जाए। अगर कोई मैनेजर नहीं है तो उसके ऊपर वाले मैनेजर को बोला जाए, कंपनी के अंदर उस बातचीत को खुले तौर पर किया जाए, या प्रतिकार किया जाए, उस मैनेजर को बोला जाए कि भाई साहब आप इस प्रकार से बात मत कीजिए। वैसे अभी कुछ दिन पहले आप जिस कंपनी में काम करते हो उस मैनेजर का एक ऑडियो आया था मेरे पास में। कभी आपने बहुत पहले उस कंपनी में काम किया, मैं नाम नहीं लूंगा उत्तर भारत की कंपनी है।
और उसमें वो बात बहुत अच्छी कर रहे थे मैनेजर, लेकिन इतना गाली गलौज करके बात कर रहे थे एक नए लड़के के साथ में। मैंने वो मेरे पास आया तो मैंने उनकी कंपनी में भेजा, फिर उन लोगों ने उनसे बातचीत किया और अल्टीमेटली उनको समझाया करा। हमारे लोग डिमांड कर रहे थे कि उनको निकाल दिया जाए कंपनी से। हमने कहा उनकी भाषा इस प्रकार की रहेगी तो वाकई में कोई भी एक नॉर्मल अच्छे परिवार का व्यक्ति तो कुछ कदम उठा सकता है। तो इस प्रकार की घटनाएं आ रही है। दूसरा, मैनेजर्स लोग जो है वो ये समझे कि वो कंपनी के मैनेजर है, दे आर द मैनेजर, दे आर नॉट द उनके खुद के कंपनी नहीं। वो बिहेव करते हैं कि नहीं मैंने ऐसा बोला तो करना पड़ेगा, मैंने ऐसा किया तो करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अरे आप कैसे कर दोगे? इट इज नॉट योर कंपनी। आप भी प्रोफेशनल रहिए उनके साथ में, आप उनको सिखाइए, प्रोफेशनल रहिए। और आपको लगता है कि उन्होंने अगर गलत किया है कुछ, या उनसे काम नहीं हुआ है, या कोई काम में गलती की है, तो आपके पास ऑफिशियल तरीके हैं, आप उनको शोकास कीजिए, उनको चार्जशीट कीजिए, इंक्वायरी कराइए। पनिशमेंट के भी स्कोप है। जब एक कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए नियम बने हैं तो बाहर करने के लिए भी नियम बने हैं। आप उन नियमों के तहत चल के उनको बंद कीजिए, तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएगी एक बार अगर आप सीख लेंगे तो। और इस प्रकार से जब आप करते हैं, व्यवहारिकता में बदलाव करते हैं, तो जो व्यवहार आप करते हैं एम्प्लॉय के साथ में, वही व्यवहार आप घर में करेंगे और आपको भी देखते हैं आपका बच्चा भी करेगा। आप इस चीज को भी समझने की कोशिश करें और एक मैनेजर को एक मैनेजर की तरह बिहेव करना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजर। तो आप ज्यादा समय तक इस इंडस्ट्री के अंदर टिक पाओगे। नहीं तो आप अगर इस प्रकार से खुद को, दूसरे लोगों को आप अगर वो समझोगे कि ये तो बाउंडेड लेबर, घर का सर्वेंट है, तो ये भाषा आपकी आदत के अंदर आ जाएगी और ज्यादा दूर तक आपको ले नहीं जाएगी। तो मेरा यही उनसे भी निवेदन है, इंडस्ट्री के मैनेजर से भी निवेदन है कि आप और हम दोनों, वी आर बोथ आर द एम्प्लॉइज। तो ओनली थिंग दैट कंपनी has assigned you little higher responsibility and they are paying you little higher than us। तो हमारे साथ एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की तरह व्यवहार कीजिए आप। ये अगर आप करना शुरू कर देंगे, और मैं नहीं कहता कि सब हमारे जो लोग हैं वो सभी 100% परफेक्ट है, गलतियां होगी, उनके अंदर भी कमियां भी होगी। वो कमियों को दूर करने के लिए जो ऑफिशियल तरीके हैं उनको आप इस्तेमाल करें, जो प्रोफेशनल तरीके उनको इस्तेमाल करें। आज अगर आपकी गाली गलौज करने से, डांटने से, फटकारने से, दबाव बनाने से ही अगर मोटिवेशन होता या परफॉर्मेंस आना शुरू होती, तो ये सब मोटिवेशनल स्पीकर तो फेल हो गए होते। मोटिवेट करने के लिए तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वहां पर, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप उसका करने के लिए है, उसको मोटिवेट करने के लिए है। अगर जरूरत पड़ती तो आप उसको रिफ्रेशर कोर्स या बाकी कोर्स करा करके कोशिश करिए कि कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। वो समझने की कोशिश कीजिए कि किन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है। कई दफा बहुत सारी परिस्थितियां होती है, व्यक्तिगत परिस्थितियां होती है, कई दफा सामाजिक परिस्थितियां होती है, कई दफा और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं नॉन परफॉर्मेंस के लिए। तो आपको जांच करना है वो परफॉर्मेंस के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको दूर करने का प्रयास करना है। अगर आप ये सीख लेते तो आप बहुत लंबे समय तक इस इंडस्ट्री के अंदर टिके रहेंगे। और आप सोचेंगे कि गाली गलौज करके, दबाव बना करके, तो आप भी यहाँ पर जो ज्यादा समय तक टिके नहीं रहेंगे। हमने तो देखा, कई कई लोग देखे, कई हमारे मित्र हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोजिशन पे हैं, हम उनको भी लेकर के चलते हैं। हाँ, काम करना के बदलाव आया है, पहले जैसा काम अब आसान नहीं रहा। जब हम लोग काम करके आए फिर शाम को बैठ करके हम रिपोर्ट बना रहे हैं, वैसा नहीं रहा। अब हम जब काम कर रहे हैं तो तुरंत हो सकता है कि कुछ कंपनी के अंदर हमको रिपोर्ट भेजना पड़ रहा होगा। और जो कंपनियां इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, सर्वेलेंस कर रही है, ट्रैकिंग हमसे भी कर रही है, डॉक्टर का भी सर्वेलेंस करा रही है, तो आज न कल उनको भी भुगतना पड़ेगा, उनको भी ये बदलाव करना पड़ेगा। और इससे फर्क ये आया है कि पहले हमारा पूरा का पूरा फोकस ये रहता था कि डॉक्टर्स के साथ ज्यादा समय बिताएं, उनसे बातचीत करें और ब्रांड का हम प्रिस्क्रिप्शन लेके चलें। अब ये रहता है किसी प्रकार से वो डॉक्टर के चैम्बर पे पहुंच जाए और उस पर्टिकुलर पेरिफेरी के अंदर से वो जियो टैगिंग में उसका नाम खुलेगा और उनको रिपोर्ट कर दें हम। ये फोकस होता है और अगली कॉल की तरफ बढ़ जाए। नहीं तो अगर कॉल कम होंगे तो आपकी तरफ से चिट्ठी आएगी, दबाव आएगा, या कवरेज कम होगा तो दबाव आएगा। तो अब वो फोकस हमारा भी नहीं रहा और इस वजह से प्रिस्क्रिप्शन भी घट रहे हैं। जो ऑडिट बता रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन भी घट रहे हैं हमारे, और जो कंपनियां ज्यादा समय वहां दे रही है उनके प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा मामला है। तो हमको भी एक इन्वायरमेंट दे इंडस्ट्री, और मैनेजर्स के लिए भी मेरा निवेदन है कि भाई वो जो काम कर रहा है वो भी आपका भाई या बेटा है, उसके साथ में एक इनह्यूमन बिहेवियर में न करें। ये मेरा आपसे। जी जी शैलू भैया, अब बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री सिखाती बहुत है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो इसका जो आपने बताया कि भाई इंदौर से लोग आते थे, टाई में आते थे, सूट में आते थे, अंग्रेजी बोलते थे, उनका
रहन सहन का जो तरीका अलग होता था। तो चलो भैया, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितना सीखा है। मतलब मेरे जीवन के ऊपर, पूरे ओवरऑल लाइफ के ऊपर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो एक इम्पैक्ट है, जो एक इन्फ्लुएंस है, वो आज तक है। और मैं लोगों को आज भी बोलता हूँ कि बेसिकली मैं फार्मा का जो सेल्समैन है वही हूँ। इवन आई एम हेडिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट एक बड़ी कंपनी के लिए। लेकिन स्टिल मैं जो फार्मास्यूटिकल के जो डेज है, जो मैंने सीखा है कि आपके जैसे जो लोग हैं, जो लेट मी टेक द नेम्स ऑफ द पीपल फ्रॉम खंडवा। ब्रह्मतेज भार्गव जी से जो सीखा है, विभूति शर्मा जी से जो सीखा है, आपसे जो सीखा है, और साथ ही साथ में ठक्कर साहब हो गए, और ऐसे जो तमाम जितने भी लोग हैं अपने वहाँ पर, शुक्ला जी, अपने मयंक शुक्ला जी हो गए, इनसे जितना सीखा है, वो इतना सिखाते थे चलो भैया कि मतलब आपको लगता था कि यार ट्रेनिंग तो एक जो ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है कंपनी में होती है, लेकिन जो दूसरी ट्रेनिंग होती है फील्ड में, ये रियल ट्रेनिंग होती है। आपको कोई डॉक्टर मतलब आपको कॉल नहीं दे रहा है, आपसे मिल मिल नहीं पा रहा है, या आपके प्रोडक्ट नहीं लिख रहा है, तो आप किसी सीनियर के पास जाके पूछोगे ना, तो वो आपको बताएंगे नहीं यार, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये आपका काम हो जाएगा। तो वो जो एक इनफॉर्मल लर्निंग होती थी, सोशल लर्निंग जो होती थी, ये जो बच्चे कमिट सुसाइड कमिट करते हैं, या इस तरह के जो उल्टे सीधे कदम उठाते हैं, तो मैं उनसे भी ये बोलना चाहूंगा कि आपकी टेरिटरी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर्स हैं। आप उनके पास जाइए, उन्होंने आपके जैसे बहुत सारे प्रेशर वाले टाइम और क्लोजिंग ओपनिंग और वो सारी चीजें देखी हैं। तो आपको कहीं ना कुछ रास्ता मिलेगा। आप एक एटीट्यूड में आकर के आप सोचते हो कि, और आजकल के चलो भी एक दर्दनाक बात है कि ये जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, ये सीनियर्स को बिल्कुल थोड़ा सा नाम लेकर के बुला देते हैं। और एक सीनियर को थोड़ा सा एक हर्ट होता है कहीं ना कहीं अंदर, यार कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा क्या एक जो गैप होता है, एक जो डिस्टेंस मेंटेन होता है, वो मेंटेन वहां पर वो जो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो पॉसिबली ये एक रीजन हो सकता है। तो ये चीजें थोड़ी सी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस होती हैं, फील होती हैं, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जनरेशन्स को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जो सीनियर्स हैं जो इंडस्ट्री में, उनको भी थोड़ा सा इनकी जो साइकोलॉजी है यंगस्टर्स की, उसको सोच करके थोड़ा आगे आना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, कि देख करके फेशियल एक्सप्रेशंस और चाल ढाल को देख करके समझ में आता है कि ये बच्चा किसी ना किसी की तरीके की तकलीफ से गुजर रहा है, इसके साथ में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है शायद ये। और बहुत सारी कंपनियों में तो ट्रेंड ही इस तरीके का होता है कि वहाँ हायर एंड फायर वाली स्ट्रेटेजी होती है। वहाँ अगर प्रेशर नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो आप वेरी वेल कि जिस तरीके से मल्टीनेशनल्स काम करती हैं, अमेरिकन कंपनी के काम करने का तरीका अलग होता है, यूरोपियन कंपनी अलग ढंग से काम करती हैं, इंडियन कंपनी अलग ढंग से काम करती हैं। तो ये जो कंपटीशन की जो दौड़ है, उसमें ये जो इस तरीके की हरकतें होती हैं शैलू भैया, इसके बारे में तो चाहूंगा थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आपने कभी किसी की हेल्प, आपने तो बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, और इस तरीके से सीनियर्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। सीनियर्स की भी एक जिम्मेदारी समाज के प्रति है। जो काफी समय से काम कर रहे हैं इस प्रोफेशन के अंदर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो जूनियर साथी आ रहे हैं उनके साथ में बातचीत करके उनको सही राह दिखाएं। और यही परंपरा की वजह से आप और हम, आप वहां पर है और मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री के अंदर निकाले। जो कुछ भी हम लोग अगर गलत करते थे, कपड़े इवन अगर पहन लिए हमने थोड़े से ऐसे जो इस प्रोफेशन को सूट नहीं करते हैं, तो तुरंत हमको बोला जाता था कि आप जाके जाइए घर, कपड़े बदल के आइए। मतलब ये एक वातावरण था उस वक्त, और हम भी सुनते थे, सीखते थे उनके साथ में। ये इसमें बदलाव आया। सबसे बड़ा जो अभी जो ये आया है कि हम लोग जब बैठते हैं बाहर वेटिंग में, वेटिंग टाइम काफी होता है, तो उसी वक्त हमारे इंटरेक्शन हुआ करते थे। अब अगर बैठते हैं तो तुरंत एक जेब में से हम एंड्रॉइड फोन निकालते हैं, और शायद व्हाट्सएप या बाकी के ऐप से हम लोग बात कर रहे होते हैं, उस व्यक्ति से चैटिंग कर रहे होते हैं जो शायद वहां से 1000-2000 किलोमीटर दूर हो। लेकिन एक आदमी जो बाजू में बैठा है उससे हम लोग बातचीत नहीं करते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये एक हिंड्रेंस आ रहा है हम लोगों को कम्युनिकेशन आपस में करने में। यानी हम बैठे हैं, अगर आधा घंटा 1 घंटा भी, तो हम लोग उसी में लगे हैं और हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि आपस में बातचीत करें, कम्युनिकेशन बढ़ाएं। और फिजिकल कम्युनिकेशन, जो सामने आमने सामने के जो वार्तालाप है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आप वो चैटिंग में तो आपने क्या लिख दिया, क्या इमोजी भेज दी, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सामने हमने बात करेंगे तो सवाल के ऊपर सवाल निकलेंगे और आप बातचीत करेंगे। और ये लाजमी है कि जो सीनियर साथी है उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि वो जो जूनियर साथी है उनको इनकरेज करें, और देखें शुरू में आते से ही उनको एक अच्छी प्रीचिंग देने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो नौजवान साथी आ रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि ये जो प्रोफेशन उन्होंने ज्वाइन किया, ये बहुत हाईली टेक्निकल एक सेल्स प्रमोशन का प्रोफेशन है, जिसमें टिके रहने के लिए उनको काफी मेहनत करना पड़ेगी। और वो मेहनत से उनको बचना भी नहीं चाहिए।
और वो सही रास्ते पर कैसे हम आए, वो उनको ये बहुत जल्दी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट इनटू अ प्रोफेशनल। एक कॉलेज से निकल करके हम आ गए, वो अभी भी कॉलेज के यूफोरिया में रहते हैं उस वक्त भी, तो उनको वहां से निकल करके आना पड़ेगा। और जितना कम्युनिकेटिव हम होंगे उतना हम इन घटनाओं को रोक पाएंगे, जितना बातचीत करेंगे लोगों से। तो हमारी तरफ से भी बातचीत होना चाहिए, उनकी तरफ से भी होना चाहिए। मैं काफी जगह पर जब जाता हूँ, मध्य प्रदेश की कई हमारी यूनिट्स है उसमें, तो हमने सेल्स प्रेशर को लेकर के अलग अलग जगह पर हमने सेमिनार आयोजित किया है, और उसमें हमने सेल्स प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम जो विषय है, जो संबंधित विषय है इसके, जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी से संबंधित विषय है, कैसे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं जब हम स्ट्रेस में आते हैं, और उन हार्मोन्स की वजह से हमको क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं जब आप तनाव के अंदर आते हैं प्रेशर लेकर के, और उन जो हार्मोन सीक्रेशंस की वजह से बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कैसे आप उसके अगले स्टेप पे जाकर उनको नहीं रोका जाए। स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू कंट्रोल द स्ट्रेस। साइंटिफिकली अगर बात करें आप, तो अगर आपको तनाव हो रहा है, प्रेशर में अगर आप आ रहे हैं, तो तुरंत आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो तरीके अख्तियार करना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखा सकते हैं, आप किसी उनका मदद, साइकोलॉजिस्ट का मदद ले सकते हैं, आप योगा और बाकी के थेरेपीज इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसको कंट्रोल कर लें। इफ यू नॉट कंट्रोल द स्ट्रेस, इट विल टर्न इनटू डिप्रेशन। वो एंजाइटी में जाता है, फिर एंजाइटी से डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन होने के बाद में आप सीधे आपका सुसाइडल टेंडेंसी के अंदर आ जाता है। एकदम से आदमी सुसाइड नहीं करता पंकज भाई, कि तनाव आया और सुसाइड कर लिया, स्ट्रेस आया सुसाइड कर लिया। उसका स्टेप बाय स्टेप है। आप जानते हैं, आपने भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो जब ये स्टेप से गुजर रहा होता, तो उसी वक्त अगर वो कंट्रोल कर ले अपने आप को, स्ट्रेस को कंट्रोल कर ले, तो मेरे ख्याल से इन घटनाओं से बचा जा सकता है। एक और उपाय है कि आप अच्छे दोस्त बनाइए, कुछ सीनियर्स के साथ में अच्छे रिलेशन रखिए, उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो वो जो आपको एक रेमेडी और जो एक रिलैक्स मिलेगा मेंटली, वो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। चलो भैया, मुझे बहुत लोगों ने मदद करी है, यकीन सीनियर्स आर बता। बेसिकली काउंसलर्स। तो बेसिकली इतने अच्छे काउंसलर्स होते हैं, और आपको मतलब इतने मुस्कुरा के आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर देंगे, आपको लगेगा कि क्या ही हो गया ये। मतलब जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था कि यार ये टारगेट क्यों नहीं हो रहा, ये डॉक्टर क्यों नहीं लिख रहा, ये मैनेजर ऐसा क्यों है, और आपको लगेगा अरे इतनी छोटी सी बात है यार ये तो आपकी लाइफ में अगर सीनियर्स हैं आपके, तो यू आर ब्लेस्ड। और आपको हमेशा ऐसे कुछ लोगों से हमेशा रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। चलो भैया, ये एक यस। इनफॉर्मल लर्निंग होती थी, तो हमको बोलते थे कि ये ना, आप अपने जिस भी हेडक्वार्टर पे हो वहां के कम से कम 6-7 ऐसे लोगों को देखो जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मनीष मेहता करके अपने खंडवा में हुआ करते थे, जी जी हिमालय वाले। तो मैं जी। अक्सर उनका जो जो ड्रेसिंग सेंस होता था उनको देख करके, मैं इवन आजकल जहां भी जाता हूँ, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, तो मैं मेरे तो ये जो मेरे करियर के शेपिंग डेज थे, तो मैं आई कैन नॉट फॉरगेट दीज एग्जांपल्स। तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स शायद अभी मनीष भैया सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, और मैं जब भी जाता हूँ खंडवा तो उनको बोलता हूँ कि मनीष भैया, आपको पता है मैं आपका हमेशा एग्जाम्पल। चलो भैया, मैं अभी यहाँ पर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर लेने जाता हूँ सेशन, एमबीए स्टूडेंट्स के लेने जाता हूँ एज अ फैकल्टी। तो वहाँ मैं अक्सर ये सारे के सारे जितने एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, वो सबका मैं जिक्र करता हूँ जो सीखा है। तो लोगों का कंट्रीब्यूशन इतना है आपको करियर को आप बिल्ड करने में, आपका जो है ग्रोथ में, आपके प्रोग्रेस में, और वो आप कभी नहीं भूलते। तो ये जो इनफॉर्मल लर्निंग है, जो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो मोबाइल से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, जो एंड्रॉइड फोन के अंदर जो व्हाट्सअप खोल करके जो इंस्टाग्राम की आप रील देखते हो, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो, वहां से निकल करके बाजू में आपके शॉर्ट की जगह जो लॉन्ग वाला जो बंदा बैठा हुआ है उसको देखो, उनसे बात करो, शेयर करो प्रॉब्लम क्या आ रही है, सक्सेस है तो वो भी शेयर करो, फेलियर है तो वो भी शेयर करो, स्ट्रगल है तो वो भी शेयर करो, प्रेशर है तो वो भी शेयर करो, क्योंकि एक आप और शेयर नहीं करोगे। जी एक और एडवांटेज है इस प्रोफेशन में, जो मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर में भी नहीं है, आप इंश्योरेंस में काम किए वहां भी नहीं है। जी यहाँ पर क्या है कि एसोसिएशंस है इनके, और एसोसिएशंस की हर शहर के अंदर यूनिट्स हैं। तो अगर वहां पर जाते हैं, कुछ साथी से मिल जाते हैं, जहाँ इनकी फेडरेशन भी है, ऑल इंडिया फेडरेशन भी है हमारा, तो उसमें अगर आप जाते हैं तो वहाँ के जो सोशल कामकाज है, उनका नेटवर्क है, उनकी मीटिंग्स होती है रेगुलर, वो लोग अलग अलग कंपनियों में जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर के बातचीत करते हैं। अगर उसमें भी अगर एसोसिएट होते हैं, तो शुरुआत में अगर जाते हैं तो वहाँ पर काफी मदद मिलती है, डॉक्टर्स का लोकेशन ढूंढने में और उनके अपॉइंटमेंट लेने में भी यूनियन, उनका जो एसोसिएशन है मदद करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का, जो कि और बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है।
और चलो भैया, मदद तो मिलती है और वहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको। मतलब मैं, यकीन मानिएगा, मैंने इतने इससे अच्छा कम्युनिकेटर नहीं देखा। जो प्रमतेश भार्गव जी जिस तरीके की इंग्लिश बोला करते थे राइट। आपके भोपाल में प्रमोद जैन साहब, क्या क्या बोलते हैं। मतलब ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। आपको लगेगा कि यार ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतना नॉलेजेबल बंदा कैसे है। मैं उनसे मिलता हूँ तो मतलब I met many times, and every time, I was mesmerized with, the way he is talking in, उनका selection of words होता था, communication होता था, sentence framing होता था। पता नहीं कैसे होता था, but these people are really the real gems in the society. यहाँ पर जॉनसन में एक संदीप भाटिया है, वो डॉक्टर के सामने जब जाते हैं तो डॉक्टर सुनता ही रहते हैं उनकी बात। उनका इतना डीप नॉलेज, अभी रिटायर्ड हो जाएंगे मार्च में लेकिन बहुत जबरदस्त नॉलेज है। एम्स के जो डॉक्टर है वो भी उनके बातचीत को सुनते हैं ध्यान से बैठ के। तो वो जो क्रेडिबिलिटी है चलो भैया, वो पढ़ने से आती है, वो नॉलेज से आती है। और ये जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पूरी नॉलेज इंडस्ट्री है। एंड आई रियलाइज दिस ड्यूरिंग माय शिपिंग ईयर्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मुझे लगा कि अगर मुझे यहाँ अपनी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन बनानी है, चाहे कंपनी में बनानी है मीटिंग्स में, चाहे मेरे को क्वार्टरली मीटिंग या मंथली मीटिंग में बनानी है, या मुझे मार्केट में बनानी है, एक ही रास्ता है, वो है नॉलेज आपके पास में। एंड दिस इज द ओनली प्रोफेशन वेयर यू कैन टीच द पर्सन हु इज मोर क्वालिफाइड देन यू। अभी दो तीन चीजें हैं। डॉक्टर्स को हमेशा प्रॉब्लम होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। डॉक्टर्स को हमेशा प्रॉब्लम होती है राइट डोसेज में। डॉक्टर्स को हमेशा प्रॉब्लम होती है बहुत सारी चीजें में। आर यू एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंट थिंग्स वेयर डॉक्टर्स आर रियली फेसिंग इट मोर चैलेंजिंग। नई नई चीजें हो रही हैं, नए नए ट्रायल्स आ रहे हैं, नई नई रिकमेंडेशंस आ रही हैं। हु विल इन्फॉर्म देम? तो क्या आप उनके लिए वास्तव में एक समवन यू कैन, एंड देयर इज नथिंग विच डॉक्टर कैन नॉट अफोर्ड। Let me share with all the people. Doctor can afford anything, but the only thing which they are looking from a medical rep is the knowledge. तो लोगों को अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता, उसकी डोसेज क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके मोड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या है, इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। ये छोटे छोटे निवांसेस अगर आपको अपने बारे में नहीं पता, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द डॉक्टर शुड वेलकम यू? है ना? तो आप डॉक्टर का टाइम सेव कर रहे हो अगर आप उसको सही तरीके से रिस्पेक्ट बता रहे हो, सही तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। चलो भैया, मुझे ये महसूस हुआ कि कई बार, मतलब व्हेन आई वाज इन द प्रोफेशन, तो डॉक्टर्स कई बार दिखते थे कि यार पंकज बैठा हुआ है, यार आप आ जाओ यार शर्मा जी। उनको पता था कि ये कुछ काम की बात बता के जाएंगे, और ये राइट। सारा का सारा सीखा अपने सीनियर से। है ना? तो वो जो एक कमांड होता है सब्जेक्ट के ऊपर, और आजकल एंड आई वाज सो लकी कि मेरी ट्रेनिंग जीएसके में हुई। जीएसके में पूरा महीने भर का ट्रेनिंग होती थी। आई वाज ट्रेन इन द रेप्टाकॉस ब्रेड, उसमें एक महीने की ट्रेनिंग होती थी, और डेली टेस्ट होते थे। जो उसका जो प्रोसेस होता था, वो इतना मतलब टीडीएस और इतना स्ट्रगल वाला होता था कि आपको डर लगता था कि कहीं मैं बाहर नहीं हो जाऊं टेस्ट में कम नंबर आने से, और लोग वापस ना भेज दें मेरे को हेडक्वार्टर पे। तो वो जो एक फियर होता था, लेकिन लर्निंग इतनी होती थी कि आप, यू आर नॉट इक्वलेंट टू द डॉक्टर, लेकिन उसके कहीं ना कहीं आसपास आप होते थे इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक मिसिंग लिंक है कि डॉक्टर शायद मेडिकल रेप्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो केवल केवल उनको एक पोस्टमैन ही समझते हैं, जो आएगा एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ एलबीएल देकर के जाएगा, नाम बता के चला जाएगा बस। तो ये है शैलू भैया। तो मैं, आप ये लोग जो जनरेशन्स वाले हैं, जो सुसाइड सुसाइड कमिट करते हैं, उनके लिए शैलू भैया फाइनली क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि वो मुझे, दैट वाज द थिंग विच रियली मेड मी टू थिंक ओवर दिस। एंड मैं आपको पकड़ के लेके आया कि चलो भैया चलिए ये बात करते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं। और थैंक यू सो मच, यू हैव एडेड लॉट ऑफ वैल्यू टू दिस पॉडकास्ट। इनमें आपने पूरा का पूरा इंडस्ट्री का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर के पूरा का पूरा, जिस तरीके से आपने कैप्सूल में इसको पूरा कंपोज करके जो जिस तरीके से दिया है, उससे मुझे लगता है कि नए जितने भी रेप्स हैं, उनको सबको ये वीडियो बहुत शिद्दत के साथ बैठ करके देखना चाहिए, विदाउट एनी इंटरप्शन। है ना? तो उनकी क्या है, एक नॉलेज जो है ना, ओवरऑल जो जो एक माइंडसेट है वो बिल्ड होगा। और प्रोबेबली इस तरीके के जो एक बेवकूफ़ी भरे जो लोग डिसीजन लेते हैं कि जो सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो शायद इससे बच सके। मेरा उनके लिए मैसेज है, लाइफ इज वेरी वेरी प्रीशियस। कहते हैं कि बहुत योनियों के बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है। तो लाइफ इज वेरी प्रीशियस, एंड इट इज नॉट देयर लाइफ एक्चुअली। उनके देयर आर सराउंडिंग्स। आपके फादर, आपके पेरेंट्स हैं, हो सकता है कुछ लोग वाइफ और बच्चे भी हैं साथ में, उनका भी ध्यान करें। फ्रेंड्स हैं, लव वंस हैं, रिमेंबर दोस योर सराउंडिंग्स, योर रिलेटिव्स। और समस्या का कोई ये, इट इज नॉट द सॉल्यूशन। आई मीन सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। और इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बोलते हैं कि कोई
कोई ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी नहीं हो. So when all problem can be resolved, then this problem will also be. It's a matter of time only, and your courage, your confidence. That will, with that you can fight with any damn problem. तो कुछ भी इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण हरकत करने की आवश्यकता नहीं है. जिंदा दिली से जिए जिंदगी, और दिक्कत हो तो आइए हमारे साथियों के साथ संपर्क करें, काउंसलर से बात करें, परिवारजनों से बात करें. बी कम्युनिकेटिव. दिस इज व्हाट माय मैसेज. बहुत बहुत धन्यवाद शेलू भैया. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर वेरी वेरी valuable thoughts, and I believe that this video will going to be very helpful for all the people in the pharmaceutical industry. Thank you so much. Okay, thank you Pankaj, thank you so much. Yeah, thank you so much. एक मिनट जरा आपने इसको